बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। और आज लुसेंट की सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी हमें याद आ गई, जो अब आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामे खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। तो बच्चे, दुष्यंत कुमार की कविता आज आपको रूबरू कराने का मेरा मतलब यही था कि आपके अंदर वो जोश होना चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि आप पढ़ाई के फील्ड में हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आप पढ़ाई को सर्वोपरि रखकर अपने जोश को जगाइए और निरंतरता एवं डिसिप्लिन मैनर में अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। तो चलिए, समय को गंवाते नहीं हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने गुप्त साम्राज्य में प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा, जिसमें पूरे डिटेल में जाना हमने। और आज की जो कक्षा है, आज हम गुप्त साम्राज्य की धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वास्तुकला एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज जानकारी लेंगे। और आज ही गुप्त काल की विदाई हो जाएगी। गुप्त काल समाप्त होने के बाद कल की क्लास में हम लोग पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हर्षवर्धन को पढ़ेंगे और फिर दक्षिण के कुछ राज्यों को पढ़कर एंशिएंट इंडिया को समाप्ति कर देंगे। फिर मध्यकालीन भारत वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो क्लास चल रही थी वहाँ पे गुप्त काल में 2 क्लास हो चुकी है और आप लोग पिछले क्लास को एक ही बार देखे होंगे, तो रिवीजन भी करना है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होना, पढ़ने के बाद नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, तभी उस पढ़ाई का कोई महत्व है। हम यहाँ कुछ भी बात के चले जाएं, कुछ भी समझा के चले जाएं, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप लोग इस तरह के माहौल को बनाए रखिए कि पढ़ाई की निरंतरता रहे और साथ ही साथ आप रिवीजन करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। गुप्त काल की जो सामाजिक व्यवस्था है बेटा, गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था अगर बात करें, उस समय भी क्या थी? वर्ण व्यवस्था अपने सर्वोपरि थी। 4 वर्णों में जो समाज था वो बटा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। तो वर्ण व्यवस्था भी विद्यमान थी। कहाँ पे? गुप्त साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था क्या थी? विद्यमान थी। और उस काल में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण रोल था। और बात करें स्त्रियों की व्यवस्था की, तो स्त्रियों की मिश्रित अवस्था थी। स्त्रियों की एक उच्च वर्ग की स्त्रियां होती थी और जो दूसरी स्त्री हैं वो सामान्य वर्ग की होती थी। उच्च वर्ग की स्त्री अर्थात उनको शिक्षा का पूरा अधिकार है और उसी में से वो विदुषी कही जाती थी। जो ऐसी स्त्रियां जो अच्छा शिक्षा ग्रहण करती थी उस समाज में, उस काल में, उन्हें हम क्या कहते थे बच्चा? विदुषी स्त्री कहते थे। और जो दूसरी प्रकार की जो स्त्रियों की श्रेणी आती है वो थी सामान्य स्त्री। तो 2 प्रकार की स्त्री पाई जाती हैं, एक उच्च वर्ग की स्त्रियां हैं, एक दूसरी जो महिलाएं हैं वो हैं जो है आपकी निम्न वर्ग की या सामान्य वर्ग की हम कह सकते हैं। उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं उनमें क्या है? वो महिलाएं जो हैं ज्ञान, उनके अंदर क्या था? ज्ञान था और वो विदुषी जैसे अलंकृत होती थी, जैसे नामों से अलंकृत की जाती थी उस समय की जो उच्च वर्ग की स्त्रियां थी जो शिक्षा ग्रहण कर लेती थी। तो वर्ण, एक तो पहली व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था पर आधारित गुप्तकालीन साम्राज्य था। और साथ ही साथ महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। कह सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था उस समय भी गुप्त साम्राज्य में विद्यमान थी। गुप्त साम्राज्य में शिक्षा और ज्ञान को क्या कर रहा है बच्चा? बढ़ावा मिल रहा है। जब शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा मिल रहा है तो तरह तरह के विश्वविद्यालय खुलेंगे वहाँ पे। तो नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा के केंद्र होते थे। और जिस काल में नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, ऐसा ज्ञान मिल रहा है, तो वो काल कैसा रहा होगा? यही नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय हैं जहाँ से कई सारी विदुषी महिलाएं जो गुप्तकालीन आपको देखने को मिलेंगी। तो ज्ञान और शिक्षा को भी बढ़ावा इसी काल में आपको देखने को मिल रहा है।
जिसमें आपको नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं। किस काल में? गुप्त काल में। प्रश्न पूछता है कि गुप्त काल में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र है? तो गुप्त काल में शिक्षा के केंद्र की बात करें तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे जो विद्यालय हैं वो क्या हैं? शिक्षा के केंद्र हैं। कब? गुप्त काल में या गुप्त साम्राज्य में। तो गुप्त काल शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा, बड़ व्यवस्था पर आधारित, और तीसरा जो है महिलाओं की उच्च स्थिति थी और महिलाएं भी दो श्रेणी में बटी हुई थी, एक उच्च महिलाएं और एक जो है सामान्य महिलाएं। उच्च महिलाएं अर्थात वो ज्ञान ग्रहण कर शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक उपाधि धारण करती थी, उस उपाधि का नाम था विदुषी। और जो सामान्य महिलाएं, रोजमर्रा की जो महिलाएं थी वो सामान्य महिलाएं कही जाती थी। बेटा गुप्त काल में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्तमान काल में हम लोग जो इस तरह की व्यवस्थाएं देखते हैं अभी हैं, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में भी ये व्यवस्था विद्यमान थी। तो वेश्यावृत्ति जो है उस काल में भी विद्यमान थी, और जो वेश्याएं थी उन्हें हम गणिका के नाम से जानते हैं। जो उस समय की जो वेश्याएं थी उन्हें हम गणिका के नाम से जानते थे, और जो वृद्ध वेश्याएं थी उनको हम कुट्टनी के नाम से जानते थे। तो पूछेगा गणिका का संबंध किससे है? तो सबसे पहले गणिका गुप्त काल में वेश्याओं को कहा जाता था। कुट्टनी का संबंध किससे है? तो कुट्टनी जो है जो वृद्ध वेश्याएं थी उन्हें क्या कहते थे बच्चा? कुट्टनी कहा जाता था। तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था इस आधार पर निर्धारित थी। हर तरह के लोग पाए जाते थे, तो समाज एक अच्छा समाज था। सभी के बारे में सोचा जा रहा है, हर एक वर्ग के बारे में सोचा जा रहा है, वर्ण व्यवस्था को सोचा जा रहा है, इसलिए समाज अपने आप में उत्थान वाला समाज है। इसलिए इसे हम गुप्त साम्राज्य कहते हैं। अभी हम लोग कई साल पहले मौर्य साम्राज्य के पहले छोटे छोटे राज्यों को पढ़े तो उसमें हम वंश पढ़ते थे, लेकिन जब उसका साम्राज्य का विस्तार होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? साम्राज्य कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं जिस भी समाज में सामाजिक व्यवस्था अच्छी है, सांस्कृतिक व्यवस्था अच्छी है, तो उसमें धर्म का भी क्या होगा बेटा? रोल होगा, धर्म भी अग्रणी होगा। तो प्रश्न पूछता है गुप्त काल में के लोग किस धर्म को अपनाए थे? तो गुप्त काल में जो राजकीय धर्म था, मतलब जो सरकारी, राजकीय मतलब सरकार वाली बात आ गई। तो गुप्त काल में जो राजकीय धर्म है बच्चा वो कौन सा है? वैष्णव। आप जानते हैं वैष्णव अर्थात विष्णु के उपासक। विष्णु के उपासक को हम क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। और राजकीय धर्म उस समय क्या था? वैष्णव था। जब विष्णु के उपासक वैष्णव हैं अर्थात विष्णु को मानते हैं, तो विष्णु का जो अवतार, विष्णु का जो है राजकीय चिन्ह क्या है बच्चा? तो उनका राजकीय चिन्ह गरुण है। इसलिए गुप्त काल में जो राजकीय चिन्ह कहा जाता है वो क्या है बच्चा? गरुण है। तो यहां तक समझ में आया? प्रश्न पूछेगा गुप्त काल में किस धर्म को अपनाया गया? तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म को अपनाया गया। वैष्णव धर्म अर्थात विष्णु के उपासक। विष्णु के उपासक अर्थात भगवान विष्णु का जो सवारी थी वो क्या था? गरुड़ था। इसलिए उस समय का जो राजकीय चिन्ह होगा बच्चा वो गरुड़ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार, विष्णु का जो उस समय का सबसे लोकप्रिय अवतार माना जाता है बच्चा क्या है? वो वराह है। फिर सीधा प्रश्न, गुप्त काल में विष्णु के किस अवतार को सबसे लोकप्रिय माना जाता है? तो वो अवतार है बच्चा वराह। ठीक है, तो धार्मिक व्यवस्था में बात करें तो धर्म, एक बार रिपीट करेंगे, राजकीय धर्म कौन सा? वैष्णव। राजकीय चिन्ह गरुड़। किसके उपासक? विष्णु के उपासक। और सबसे लोकप्रिय अवतार विष्णु का कौन था उस समय का बच्चा? वो था वराह था। और एक मजे की बात यह है कि इसी काल में त्रिमूर्ति पूजा, तीन मूर्ति अर्थात
ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की प्रणाली भी इसी काल में हमें देखने को मिलती है। तो त्रिमूर्ति पूजा का आरंभ जो है कहाँ होता है बच्चा? ये त्रिमूर्ति पूजा का आरंभ होता है गुप्त साम्राज्य में। तो त्रिमूर्ति पूजा का आरंभ राजकीय धर्म वैष्णव और राजकीय चिन्ह जो है गरुड़, इसका मतलब यह हुआ कि उस समय में हिंदू धर्म काफी प्रचलित धर्म था। समझ में आ रहा है? उस हिंदू धर्म काफी अग्रणी था। तो ये थी धार्मिक व्यवस्था उस समय की। फिर आते हैं गुप्तकालीन कुछ साहित्य है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ लेता है फलाना नाटक, फलाना जो है कृति किसकी लिखी गई है और किसमें किसका वर्णन है। इस तरह के प्रश्न जो है आमतौर पे हर सभी एग्जामिनेशन में, चाहे वो छोटा एग्जामिनेशन हो चाहे वो बड़ा एग्जामिनेशन हो, आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनकी जो कृतियां हैं इस काल की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आता है शूद्रक, एक लेखक है शूद्रक। प्रश्न पूछता है शूद्रक के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? तो ऐसे पूछता है मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? या ऐसा प्रश्न पूछ सकता है मृच्छकटिकम क्या है? एक नाटक है, एक गद्य है, एक पद्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम जानेंगे मृच्छकटिकम, वास्तव में मृच्छकटिकम एक नाटक है। मृच्छकटिकम क्या है बेटा? नाटक। और मृच्छकटिकम को क्या कहते हैं? माटी का खिलौना। ठीक है, तो मृच्छकटिकम माटी का खिलौना के नाम से भी जानते हैं इसको। और इसके लेखक कौन है इस नाटक के? तो बच्चा ताबड़तोड़ इसके जो लेखक हैं शूद्रक हैं। शूद्रक द्वारा रचित नाटक मृच्छकटिकम है और इसके लेखक शूद्रक हैं और इसी को कहते हैं माटी का खिलौना। यह भी प्रश्न पूछता है आखिर मृच्छकटिकम किसके द्वारा, किसके लिए नाटक बनाया गया? इसके जो है रचनाकार तो शूद्रक हो गए, किस पर बनाया गया? तो ये नाटक का जो रचना की गई बच्चा, ये उस समय का एक निर्धन ब्राह्मण है और एक निम्न जाति की वैश्या, इन दोनों की प्रेम कथा इसी नाटक में वर्णित है। तो मृच्छकटिकम में क्या है कि इस नाटक में क्या है? तो इसमें एक निर्धन ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण और एक वैश्या की प्रेम कथा देखने को मिलती है। किसमें? मृच्छकटिकम में। और शूद्रक इसके क्या है बच्चा? मृच्छकटिकम के लेखक है। माटी का खिलौना भी पूछ सकता है कि माटी का खिलौना नाटक के लेखक कौन है? तो माटी के खिलौना नामक नाटक के लेखक कौन है बच्चा? शूद्रक है। तो उस समय के शूद्रक जो है काफी महत्वपूर्ण लेखक है। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चा। इस फैक्ट से प्रश्न बहुत पूछा गया है। मैं बोला ना कि पूरे प्राचीन इतिहास में 2 चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है और जो मैं कई भाग में पढ़ाया हूं। गुप्त साम्राज्य भी 3 भागों में पढ़ाया हूं, 3 से 4 भागों में मौर्य साम्राज्य पढ़ाया हूं। 2 ऐसे टॉपिक हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री में। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ के जाते हैं, अगर कह दें कि एंशिएंट हिस्ट्री में 2 टॉपिक पढ़ के चले जाओ तो बच्चा 2 से 4 क्वेश्चन आपके हर एग्जामिनेशन में मिलेंगे आपको। तो मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, इसलिए बार बार हर बातों पे जोर दिया जा रहा है कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बेटा वो इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपके लिए। तो कोई एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी रेलवे का दे रहे हैं, चाहे यूपीपी का दे रहे हैं, चाहे यूपीएसआई का दे रहे हैं, या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए ये जो पार्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको पढ़िए और इसका नोट्स भी बनाइए। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। उसी समय के एक लेखक हैं कालिदास, कवि लेखक जो भी कह सकते हैं इनको। कालिदास भी गुप्त काल से प्रसिद्ध हैं। 9 रत्नों में भी कालिदास आते हैं और कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। सैकड़ों बार यह प्रश्न कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो
तो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के जो लेखक हैं बच्चा, वो कौन है? कालिदास है। ठीक है, तो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसमें किसका वर्णन है बच्चा? तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन इसी नाटक में है। तो कालिदास की शकुंतला में, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन है। सोचिए, उस समय को जो लेखक हैं उस समय का प्रेम प्रसंग अपने नाटक में दिखा रहे हैं, तो वो कैसा साम्राज्य रहा होगा, उस समय कैसा रहा होगा। क्या आज भी ऐसा प्रेम प्रसंग देखने को मिलता है कि किसी नाटक में उसको दर्शाया जाए? क्या आज के जो चलचित्र बन रहे हैं, जो मूवीज बन रहे हैं, क्या ऐसे हैं? तो बेटा, वो समय था जब कालिदास जैसे विद्वान, शूद्रक जैसे विद्वान पाए जा रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े महान राजा पाए जा रहे हैं जिनकी प्रेम कथा पे किताबें लिखी जा रही हैं। अब वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी कुछ ऐसा करिए कि आपकी प्रेम कथा कोई अच्छा लेखक लिखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काल के सभी नाटक क्या थे बच्चे? सुखांत है। सुखांत, दुखांत, दो चीजें हैं, दुखांत और सुखांत। सुखांत का मतलब होता है कि जो एंडिंग है, हैप्पी एंडिंग हो। जैसे मूवी देखते हैं ना, जब मूवी कंप्लीट हो जाती है तो उसकी एंडिंग अगर अच्छी है तो क्या कहते हैं? वो हैप्पी एंडिंग हो गई है। उस मूवी की क्या हो गई बच्चा? हैप्पी एंडिंग हो गई है। उसी तरह उस समय के जो नाटक जब समाप्त होता था वो कैसा था बच्चा? सुखांत था। अर्थात उस नाटक को देखने के बाद व्यक्ति को सुख का अनुभव मिलता था, इसलिए उस समय के नाटक को हम कहते हैं बेटा सुखांत थे। अगर आज के नाटक को देखें हो सकता है दुखांत हो, आज के अगर मूवीज को देखें हो सकता है दुखांत हो। मतलब उसको देखने के बाद दुख का अगर अनुभव हो रहा है तो वो दुखांत है, यदि सुख का अनुभव हो रहा है वो सुखांत है। तो उस समय के जो नाटक हैं, जो लेखक लिख रहे हैं नाटक, जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं उस लैंग्वेज के आधार पर अगर ज्ञात करें, पता चलता है कि उस समय का जो नाटक है वो सुखांत प्रवृत्ति का है। एक चीज और थी, जो निम्न वर्ग थे उस समय के, उनकी भाषाएं जो थी भिन्न भिन्न भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन जो उच्च वर्ग था, अर्थात उस समय के राजा, उस समय के सेनापति, उस समय के मंत्री, वो किस वर्ग की भाषा, किस भाषा का उपयोग करते थे? वो संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। तो संस्कृत सबसे बड़ी भाषा थी गुप्त साम्राज्य की। जो निम्न वर्ग के लोग थे, भिन्न भिन्न भाषाएं, ऐसे वर्तमान में देखें तो खड़ी बोली बोलते हैं। जो अच्छे परिवार के या अच्छे परिवेश से आते हैं, वो कहीं के रहने वाले हों, वो आपको खड़ी बोली बोलने को दिखते हैं। और जो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं। जो जहाँ जिस प्रदेश का है वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोल रहा है। तो उस समय की जो सबसे अच्छी भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। लेकिन जो निम्न लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो भाषा थी बच्चा अन्य अन्य भाषाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चा, एक लेखक है बुद्ध घोष, और बुद्ध घोष ने विशुद्धिमग्न नामक किताब की रचना की। और यह किताब जो है बौद्ध धर्म का जो हीनयान शाखा है उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो हीनयान शाखा का प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्ध मग्न के रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है बुद्ध घोष। बुद्ध घोष के द्वारा विशुद्धि मग्न हीनयान की धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था। वो भी किसके समय में थे? वो गुप्त कालीन समय थे, मतलब गुप्त साम्राज्य के समय का ये जो है लेख है, आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है एक है सिद्धसेन, और सिद्धसेन द्वारा एक लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ न्यायावतार। न्यायावतार ग्रंथ के जो लेखक है वो कौन है? उस न्यायावतार ग्रंथ के जो लेखक है वो है बच्चा सिद्धसेन।
सिद्धसेन के द्वारा जो रचना की गई ये कौन सी है? जैन धर्म की क्या है बच्चा? ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका नाम है न्यायावतार। प्रश्न पूछेगा जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ न्यायावतार है और उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है बच्चा सिद्धसेन है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है? तो अभी हम साहित्य की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं सबसे प्रसिद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, 90s के जो बच्चे होंगे वो पंचतंत्र की कहानी, विष्णु शर्मा की कहानी जरूर पढ़े होंगे। तो पंचतंत्र, इसके लेखक कौन है बच्चा? पंचतंत्र के इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। और इस पंचतंत्र में क्या है बच्चा? इसके 5 भाग हैं। एक है मित्रभेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह और चौथा लब्ध प्रणास और 5वां है अपरिक्ष कारित्व। अपरिक्ष कारित्व। तो 5 प्रकार है। 5 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न ये पूछता है कि पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? पंचतंत्र जो है वो लिखा गया है बच्चा विष्णु शर्मा के द्वारा। अच्छा, कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो पहला वह पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम जिसका अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद हुआ था। तो पहली बार किसी नाटक का अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है, वो कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। किसकी? कालिदास की। दूसरा कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का उसके बाद क्या होता है बच्चा? अंग्रेजी में अनुवाद होता है। और पंचतंत्र के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा भाषाओं में परिवर्तित हुआ है पंचतंत्र। कई लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेट हुआ है पंचतंत्र का। लगभग 40 लैंग्वेज में पंचतंत्र का जो है उच्चारण हुआ है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, और एक ऐसी किताब है जिसका कई भाषाओं में जो है इसका ट्रांसलेशन हुआ है। और पहली वो पुस्तक जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की। दूसरी कौन सी? श्रीमद् भगवत गीता, जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। उसी समय की आर्यभट्ट भी उसी समय के हैं और उनके द्वारा आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की भी रचना की गई है। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना इसी समय में की गई है। प्रश्न पूछता है सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम की रचना किसने की है? तो सूर्य सिद्धम और आर्यभट्टियम का जो रचना है उसके रचनाकार है बच्चा आर्यभट्ट है। तो ये थी महत्वपूर्ण कृतियां गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य में भी किससे जो लुसेंट में फैक्ट दिया है उसके आधार पर है, और सारी रचनाएं हैं, लेकिन अभी हम क्लास कर रहे हैं लुसेंट की। तो लुसेंट में जो फैक्चुअल डेटा दिया है उसके आधार पर क्लास चल रही है। तो उस आधार पर जो रचना है वो हम डिटेल में गुप्त साम्राज्य की रचनाओं के बारे में हम जान लिए। फिर आते हैं उस काल की वास्तुकला। तो गुप्त साम्राज्य में वास्तुकला कैसी थी? तो जो अजंता की गुफाएं हम देखते हैं उसमें कितनी संख्या है अजंता की गुफाओं की? तो अजंता निर्मित गुफाओं की संख्या है 29 गुफाएं हैं अजंता की। और वर्तमान समय में हमें मात्र 6 गुफाएं शेष बची हुई हैं। और उन 29 गुफाओं में जो 16 और 17 नंबर की जो गुफा है, कौन कौन सी? 16 और 17 की नंबर की गुफा है वो कैसी है? गुप्तकालीन है। गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 किस काल की है? प्रश्न पूछ देगा। मौर्यकालीन, गुप्तकालीन? तो किस कालीन की है बच्चा? तो गुप्तकालीन है। शेष कितनी बची हैं? 6। टोटल कितनी अजंता गुफाएं हैं? 29। ठीक है बच्चा। ये गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। मैंने बोला बौद्ध धर्म पढ़ाया था, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, हीनयान और महायान। उसी में महायान शाखा की बौद्ध धर्म की संबंधित गुफाएं हैं जो 16 और 17 गुफाएं जो देखने को मिलती हैं तो महायान शाखा की बनी हुई है, बौद्ध की ही है और महायान शाखा के द्वारा बनाई गई है। फिर प्रश्न पूछता है, एक फैक्ट है, बाघ गुफा। उसी समय में निर्मित एक बाघ गुफा है जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और वो बाघ गुफा इसलिए प्रसिद्ध है
क्योंकि उस गुफा को विंध्य पर्वत काट कर बनाया गया है। जो विंध्यन रेंज है उस समय का, तो विंध्यन रेंज को काट कर बाघ गुफा का निर्माण किया जा रहा है। और वर्तमान में वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। जो एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गुप्त साम्राज्य से ही है कि धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में गुप्तकालीन एक जो है गुफा है, बाघ गुफा कहते हैं, यह गुप्त काल की बनी हुई है। ठीक है बच्चा, किसको काटकर? विंध्यन पर्वत को काटकर। और आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो उस समय की महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो बचे हुए तथ्य हैं। उस समय के जो प्रतापी राजा हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन रहे हैं बच्चा? तो कालिदास रहे हैं। उच्च वर्ग हमेशा संस्कृत बोलता था, तो उच्च वर्गों के लिए कवि कौन है? कालिदास है। उसी समय में एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद उस समय फेमस था, तो एक आयुर्वेदाचार्य हैं जिनका नाम है धन्वंतरी। आप लोग अक्सर सुने होंगे। तो धन्वंतरी किस समय के आयुर्वेदाचार्य हैं? तो धन्वंतरी गुप्त काल के आयुर्वेदाचार्य हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये देखने को मिलेंगे। कौन? धन्वंतरी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और विद्वानों में अगर बात करें तो 12 मिहिर और ब्रह्मगुप्त थे। ये ऐसे विद्वान थे जो साइंस टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते थे। तो उस समय में भी साइंस टेक था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी था, और उसके महत्वपूर्ण जो विद्वान थे वो कौन थे? आर्यभट्ट, 12 मिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे लोग थे, वो विद्वान थे। प्रश्न पूछेगा, इनमें से कई व्यक्ति के नाम दे देंगे, कौन जो है गुप्त काल से संबंधित नहीं है? इसमें आर्यभट्ट दे देगा, इसमें 12 मिहिर दे देगा, इसी में ब्रह्मगुप्त दे देगा। क्या इससे संबंधित कौन कौन थे? 3 लोग संबंधित थे। तो इस प्रकार से प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो किसके काल में है ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और जो पुराणों का वर्तमान रचना हमको देखने को मिलती है वो कब हुई थी बच्ची? वो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में पुराणों की वर्तमान रचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चा। तो गुप्त काल से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट थे जो 3 कक्षाओं में हमें पढ़ाना पड़ा। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित, महिलाओं की स्थिति उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित थी, शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा दिया गया, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं। उस समय में भी वेश्यावृत्ति जो है चरम पर थी, और जो वेश्या हैं उन्हें गणिका के नाम से जाना जाता था, और जो वृद्ध वेश्या हैं उसे कुट्टनी के नाम से जानते थे। तो ये थी सामाजिक व्यवस्था। हमने धर्म की बात की, तो जो धर्म था, जो राजकीय धर्म था उस समय का वैष्णव था। वैष्णव अर्थात विष्णु के उपासक, और उनका राजकीय चिन्ह गरुड़। और उस समय में विष्णु का सबसे प्रसिद्ध अवतार जो था बच्चा, वराह था। और इसी समय में गुप्त काल ही वो समय है जिस समय में त्रिमूर्ति की पूजा स्टार्ट हुई थी। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा स्टार्ट हुई थी। फिर आते हैं हम उस समय की कुछ रचनाओं के बारे में बात कर रहे थे। शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम और कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, और जो जिसका जो अंत है वो कैसा है बच्चा? सुखांत है। मृच्छकटिकम में एक वृद्ध ब्राह्मण और एक वेश्या की प्रेम कथा, जबकि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। ऐसे ऐसे महान लोग पाए जा रहे हैं उस समय में। और इस काल के नाटक सुखांत थे। निम्न वर्ग की भाषा अलग अलग थी, जबकि उच्च वर्ग जो भाषा का उपयोग करते थे वो भाषा थी संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। जबकि निम्न वर्ग अलग अलग भाषाओं का भी प्रयोग कभी कभी कर लेते थे, लेकिन उच्च भाषा का प्रयोग हमेशा संस्कृत करते थे। और बहुत सारे और भी नाटक है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। पंचतंत्र को जान लीजिए। पंचतंत्र से प्रश्न पूछता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। एक ऐसा मात नाटक है जिसके 5 भाग हैं, और यह कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। ठीक है। वास्तुकला के बारे में उस समय अजंता की गुफाएं 16-17 के बारे में बात हुई, और इसमें बौद्ध धर्म की महान शाखा से संबंधित है ये।
बाघ गुफा के बारे में बात हुई, जो धार जिले मध्य प्रदेश में है और विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया है। तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य आज की कक्षा में समाप्त हो रहा है। कल की जो कक्षा हम पढ़ेंगे उसमें पुष्यभूति वंश की बात करेंगे। पुष्यमित्र शुंग अलग शुंग वंश है वो बेटा, और पुष्यभूति वंश की बात करेंगे। इसी में एक राजा महान राजा बनेंगे, हर्षवर्धन की बात करेंगे। हर्षवर्धन के ही समय में चीन का एक यात्री फाहियान हर्षवर्धन के काल में ही भारत आता है। तो पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन का डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ दक्षिणवर्ती राजाओं की बात करेंगे और 2 से 3 क्लासों में प्राचीन इतिहास का द एंड हो जाएगा। बस आपके पास समय जो है बचेगा, उसमें आप प्राचीन इतिहास बस रिवीजन करेंगे। और इतना अगर प्राचीन इतिहास में आप लोग पढ़ लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपको कोई और पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर जाना ले, अगर फर्जी के सवाल पूछ लिए, इधर उधर के सवाल पूछ लिए तो सबके लिए कठिन है बेटा, लेकिन जो आसान चीज़ें हैं अगर आप उसमें गलती करते हैं तो आप रेस से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और बार बार समय नहीं मिलता है, ठीक है, बार बार समय नहीं मिलता है। तो जो भी समय मिला वो आखिरी हो। हमेशा जब भी तैयारी करिए हमेशा ये सोचिए ये जो हमारा समय है वो अंतिम है, और अंतिम प्रहार करिए, उस पर अंतिम मेहनत करिए कि एक ही बार में सिलेक्शन लेके जाइए। नहीं तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10 कब बीतेगा इस समय पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई और आपको लगता है कि इसको अन्य लोगों तक शेयर करना है तो आप इसको शेयर करिए। और कोई चीज़ छूट रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये पार्ट छूट गया, इसको पढ़ा दीजिए, तो अगली क्लास में उसको मैं बता दूंगा। लेकिन आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके फीडबैक से ही हमें जोश बनता है, हमारे अंदर जोश आता है कि हम पढ़ा कैसा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का था कि सर कभी कभी आप जो है बोर्ड पर लिख के पढ़ाते हैं, तो बोर्ड पर लिखने का कारण यही था बेटा, बहुत सारे फैक्ट हैं और आपको लिखना भी है, तो चीज़ें कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको दे सकूं, इसलिए पहले बोर्ड पे लिखता हूं, देन आपको इसको इलोबरेट करता हूं। ठीक है बेटा, चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।